नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद हिमांशु पे मैं हिमांशु तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सभी आज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी में आज के दौर में लगे हुए हैं, तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अभी तक मैंने आपको आपके अपने YouTube चैनल पे हिंदी में लेक्चर मैंने पर्यायवाची शब्दों से जुड़ा हुआ मैंने आपको दिया था, जिसमें कि आप लोगों ने उसको देखा है और आपके और भी उसके साथ साथ में और भी कमेंट आ रहे थे कि सर आपने हिंदी के साथ में आप बायोलॉजी या साइंस के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, इनके सबके भी आप हमें लेक्चर प्रोवाइड करवाइए ताकि हम अपनी अध्ययन श्रृंखला को और भी आगे बढ़ा सकें और अच्छे मार्गदर्शन में हम अपने को अच्छा उसमें साबित कर सकें। तो मैं आज जैसा कि हमारे इस चैनल पे आपको जो वीडियो मिली थी उसी में ही आज आपको बायोलॉजी से जुड़े हुए तथ्यों को मैं बताऊंगा कि बायोलॉजी का कैसे बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई, बायोलॉजी किस शब्द से मिलकर के बना हुआ है और फादर कौन है बायोलॉजी के। तो ये सब चीजें, इन सब तथ्यों के बारे में भी हम जानेंगे और उसी के साथ साथ में हम सेल, जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि हमारे जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उसमें पूछा जाता है, क्या जैसे कि आपका सेल की खोज किसने की और डेड सेल की खोज किसने की, जीवित कोशिका के बारे में, कोशिका सिद्धांत के बारे में, फिर कोशिका में प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में, उसके साथ साथ में डीएनए आरएनए में अंतर और कोशिकांगों के बारे में, उनके बहुत सारे जो पार्ट होते हैं पादप कोशिका और जंतु कोशिका में, उन सारी चीजों को हम वन बाय वन पढ़ते आगे चलेंगे। और आप जानते हैं कि चाहे आप वो डीएसएसबी का पेपर दे रहे हो और चाहे आप टीजीटी पीजीटी का दे रहे हो, चाहे आप यूपी पीआरटी का दे रहे हो, चाहे आप टेट का दे रहे हो, चाहे आप सीटेट का दे रहे हो, अगर आप जूनियर वाला, तो उसमें आपको ये चैप्टर, आपको उसमें से क्वेश्चंस आपको जरूर देखने को उसमें से मिलेंगे। और आपके कॉम्पिटिटिव चाहे कोई भी आप एग्जामिनेशन दे रहे हो, चाहे आरआरबी एनटीपीसी का ही क्यों ना हो, ठीक है, तो उसमें भी आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है या इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपको पहले, अगर हम बात करते हैं तो फादर ऑफ बॉटनी या बायोलॉजी, तो बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। उसके बाद में फादर ऑफ जूलॉजी, ठीक है। देन नेक्स्ट फादर ऑफ बॉटनी, ठीक है, इनके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर जब हम बात करते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी का मतलब हो गया कि जो बायोलॉजी शब्द जो है वो दो शब्दों से वैसे तो मिलकर के बना हुआ है। मैं थोड़ा सा और भी बताना चाहूंगा आपको कि बायोलॉजी जो है दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। पहला क्या है, बायोस है, और दूसरा क्या है, लॉगस है, ठीक है। दूसरा क्या है, लॉगस है। तो बायोस का मतलब हो गया कि लिविंग थिंग या लिविंग, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, लिविंग। अब अगर हम लॉगस की बात करते हैं तो लॉगस का मतलब क्या होता है, जहां भी आपको लास्ट में लॉगस या लॉगी दिखता है तो इसका मतलब होता है अध्ययन करना है या टू स्टडी। तो जितनी भी लिविंग चीजें हैं, जो भी लिविंग है, उसके बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो वो हमारा किसके अंतर्गत आ जाता है, बायोलॉजी के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। तो ये यहां पर बात हो गई बायोलॉजी से रिलेटेड। अब फादर ऑफ बायोलॉजी, अगर अच्छा, कुछ हमारे स्टूडेंट, कुछ ऐसे भी हैं स्टूडेंट जहां पर कि उन्होंने कहा कि सर हमें इंग्लिश के साथ साथ में आप हिंदी में भी आप उसको डिक्टेट कीजिए या हिंदी में आप उसको बोर्ड पर भी उसको मेंशन कर दिया कीजिए ताकि समझने में आसानी रहती है। तो यहाँ पर बायोलॉजी शब्द के मतलब बायोलॉजी को या बायोलॉजी के जनक किसको कहा जाता है, तो यहाँ पर हम जानेंगे किसको कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है, ठीक है। तो अरस्तु को बोला जाता है। अब अगर हम बात करते हैं फादर ऑफ जूलॉजी, तो ये भी कौन है, अरस्तु ही है। कौन है, अरस्तु ही है। फिर अगर हम बात करते हैं कि फादर ऑफ बॉटनी, तो फादर ऑफ बॉटनी कौन है, थियोफ्रेस्टेटस है, ठीक है, थियोफ्रेस्टेटस है। इनको जो है
वनस्पति विज्ञान का जनक बोला जाता है। किसको? थियोफ्रिस्टस। और बायोलॉजी का मतलब क्या हो गया? बायोस प्लस लॉगस, लिविंग थिंग्स या लिविंग्स के बारे में जो भी हम अध्ययन करते हैं वो बायोलॉजी के अंतर्गत। अच्छा, जब हम बात करते हैं जूलॉजी की और बॉटनी की, तो बायोलॉजी के अंतर्गत ये दोनों ही आ जाते हैं, दोनों ही आ जाते हैं। अगर हम बायोलॉजी की बात करते हैं तो कंबाइंड में ही हम बात करेंगे। कंबाइंड में भी जो भी चीजें हैं, तो कंबाइंड में हमारी जूलॉजी, क्योंकि ये भी लिविंग ही है और ये भी क्या है? लिविंग ही है। तो यहाँ पर हम वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं, या वनस्पति जो भी चीजें होती हैं, प्लांट की बात होती है तो बॉटनी के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। जूलॉजी की बात होती है तो वहां पर हम किसका अध्ययन करते हैं? एनिमल्स का हो गया, ठीक है, तो उनका अध्ययन करते हैं। आइए हम आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारा फर्स्ट चैप्टर? फर्स्ट चैप्टर है हमारा सेल। तो सेल के बारे में पढ़ेंगे, और उसी के साथ साथ में एक चीज और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपके यहाँ पे तीन चीजों के, फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ बायोलॉजी, इनके बारे में पढ़ा। ऐसे ही फादर ऑफ अगर बात की जाती है केमिस्ट्री, तो फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? आपको पता होगा। फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे बोला जाता है? तो लैवोसिये को बोला जाता है। फादर ऑफ केमिस्ट्री तो लैवोसिये हैं, उनको बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। इसी में ही आज हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर सेल। और सेल को हिंदी में ही क्या बोलते हैं? कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कोशिका बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ कोशिका के बारे में अगर हम बात करते हैं तो कोशिका क्या है? क्या है कोशिका? हम क्या कोशिका के बारे में जानना चाहते हैं? तो कोशिका अगर देखते हैं तो कोशिका जो है, जैसे कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करते हैं, कोई ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, किसी जीव की अगर हम बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं जीव का अगर विकास हुआ है तो कैसे हुआ होगा? तो जीव का विकास, वैसे तो हमने बिग बैंग थ्योरी पढ़ी हुई है कि जो है जो वाटर है, वाटर सरफेस या मैरीन वाटर से या फ्रेश वाटर के द्वारा उसमें उसके द्वारा हुआ, या कई करोड़ों साल पहले जो है जो पृथ्वी थी वो कैसी थी? आग का गोला थी और वो बहुत ज्यादा गर्म थी। धीरे धीरे जाकर के ठंडी हुई और ठंडी होने के बाद में जल से जीवों का ही विकास हुआ है, ठीक है। या जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनसे ही क्या हुआ है? सजीव का विकास, लिविंग थिंग्स का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये चीजें हैं। लेकिन यहाँ पर हम कोशिका की बात करते हैं तो कोशिका क्या है कि छोटी सी इकाई होती है या छोटी सी यूनिट है सेल। और आपको पता है कि जब ये हम पूरी बॉडी की बात करते हैं, पूरे ऑर्गेनिज्म की जब हम बात करते हैं, तो कैसे ये पूरा ऑर्गेनिज्म बना होगा, कैसे ये पूरा ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हुआ है, तो बात करते हैं जब ये सेल है, ये सेल का मतलब कोशिका है। तो जब ये बहुत सारी सेल्स आपस में जब मिलती हैं तो एक फॉर्मेशन होता है। जब आपस में बहुत सारी चीजें इंटरकनेक्टेड होती हैं तो कनेक्टेड होने के बाद में किसका फॉर्मेशन होता है? तो टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। तो टिश्यू जब बनेगा, अब जो है जब बहुत सारे टिश्यू आपस में मिलेंगे, टिश्यू को हिंदी में बोलते हैं ऊतक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊतक। आप 9th के सिलेबस में आपने देखा पढ़ा होगा, और ऊतक के बारे में भी उसमें कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बताया गया है, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ा होगा आपने। और इसको तो वहां पर हमने साफ साफ आपके सामने लिखा ही हुआ है कि सेल को कोशिका ही बोलते हैं। तो जब बहुत सारे टिश्यू आपस में मिलते हैं तो किसका फॉर्मेशन होगा? तो बहुत सारे जब टिश्यू आपस में मिलते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है? ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है। ऑर्गन को बोलते हैं हिंदी में अंग। अंग का विकास होता है, अंगों का निर्माण होता है। जब बहुत सारे टिश्यू आपस में मिलते हैं तो अंग का निर्माण होता है। और अंग का मतलब हो गया आंख, कान, नाक, मुंह, ये इन सब चीजों का विकास होता है जब बहुत सारे आपस में टिश्यू आकर मिलते हैं, ठीक है। और अगर जब हम बहुत सारे ऑर्गन्स जब आपस में आकर के मिलते हैं तो फिर किसका विकास होता है? तो ऑर्गन सिस्टम का एक फॉर्मेशन बन जाता है। ऑर्गन सिस्टम का मतलब ये हो गया कि एक अंगतंत्र का विकास हो जाता है या अंगतंत्र का निर्माण होता है। तो अंगतंत्र का निर्माण होता है। जैसे कि अभी हम बात करेंगे कि अगर यहाँ पर लिखा हुआ है टिश्यू, टिश्यू का जब फॉर्मेशन हुआ तो ऑर्गन हो गया। तो आंख, नाक, कान, ये सब चीजें, अगर आंख, कान, नाक ये सब चीजें हैं, लेकिन अगर सिस्टमैटिक वे में नहीं है तो उसका कोई यूज ज्यादा नहीं होगा। तो एक सिस्टमैटिक वे में होने के लिए हमने यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि एक सिस्टम फॉर्म में है, तो इसी को क्या बोलते हैं? अंगतंत्र का निर्माण होता है। और जब ये सारे अंग आपस में इंटरकनेक्टेड होकर के किसी काम को कर रहे हैं, या ये जब सारे इंटरकनेक्ट हो जाते हैं, तब उसके बाद में किसका फॉर्मेशन हो जाता है? ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। तब एक जीव का विकास होता है। तो ये एक प्रोसेस होती है कि जब किसी जीव का विकास होता है, जीव कैसे डेवलपमेंट करता है, कौन कौन सी चीजें आपस में आकर के मिलती हैं, जिसके मिलने से ये फॉर्मेशन हुआ है।
तो यहाँ पर आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो पहले हम यहाँ पर एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। मैं कई बार चीजों को रिपीट इसलिए करता हूँ कि जो पहली बार बायोलॉजी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं या पहली बार को बायोलॉजी के जो टर्म है वो थोड़े से कठिन लगते हैं, तो वो थोड़ा सा इजी वे में मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा और आपको समझ में ज्यादा आए। ज्यादा बार रिपीट करूंगा तो वो टर्म आपके सामने रहेंगे, तो वो आपको याद रहेंगे लंबे समय के लिए, इसलिए मैं उन चीजों को बार बार रिपीट भी करता रहूंगा। यहाँ पर आपने देखा कि सेल का निर्माण हुआ, सेल के बाद में टिश्यू का फॉर्मेशन हुआ, टिश्यू के बाद में ऑर्गन का फॉर्मेशन हुआ, ऑर्गन के बाद में ऑर्गन सिस्टम का और ऑर्गेनिज्म का। लेकिन अब हम एक चीज और यहाँ पर हम जान लेते हैं कि यहाँ पर अगर हम सेल का स्ट्रक्चर सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो एक चीज, सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो कुछ इस तरीके से आपने बुक में देखा होगा बना हुआ स्ट्रक्चर सेल का। तो ये एक देखा जाए तो हनी कॉम्ब के जैसे आप सभी ने देखा होगा अपने आसपास में कि हनी कॉम्ब मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसके आकार का इसका स्ट्रक्चर दिखाई पड़ा था। किसने सबसे पहले इसको माइक्रोस्कोप में देखा था, तो रॉबर्ट हुक ने देखा था। किसने देखा था? रॉबर्ट हुक ने देखा था। किसमें डेड सेल में। किसमें देखा था? डेड सेल में, डेड सेल में, ठीक है। और सबसे पहले देखा था कब? 1665 में, 1665 में सबसे पहले किसने बताया इस सेल के बारे में, इस स्ट्रक्चर के बारे में सबसे पहले किसने बताया? रॉबर्ट हुक महोदय ने बताया कि जो सेल होती है, जो जिससे ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हुआ है, उस ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होने के लिए एक सेल होती है जो कि इस तरीके की है, हनीकॉम्ब के जैसी है, मधुमक्खी के छत्ते के आकार की है, जिससे कि क्या हुआ है कि धीरे धीरे कर करके ये ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हुआ है। और ये जो रॉबर्ट हुक हैं, जो इन्होंने प्लांट सेल में इन्होंने ये चीज देखी थी, वहां पर ही इन्होंने इस चीज को एक्सपेरिमेंट में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जरूर पूछा जाता है। और अगर दूसरे फॉर्म में भी अगर पूछा जाता है कि डेड सेल की खोज किसने की सबसे पहले, तो रॉबर्ट हुक का ही नाम आएगा, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे कि यहाँ पर और आगे चीजों को और तथ्यों को हम पढ़ते हुए चलेंगे, तो वहां पर क्या क्या चीजें हैं। तो यहाँ पर आपको एक चीज और पढ़नी है कि साइटोलॉजी, ठीक है। तो साइटोलॉजी किसे बोलते हैं? साइटोलॉजी का मतलब क्या है? तो साइटोलॉजी का मतलब होता है साइटोलॉजी। लॉजी का भी हमने बताया कि लॉजी या लॉगस शब्द होता है। तो इस लॉगी या लॉगस का मतलब क्या होता है? अध्ययन करना। तो अध्ययन करना होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि स्टडी ऑफ सेल। क्या हो जाएगा? स्टडी ऑफ सेल। स्टडी ऑफ सेल। स्टडी ऑफ सेल मतलब कोशिका का अध्ययन करना। कोशिका का अध्ययन करना किसके अंतर्गत होगा? साइटोलॉजी के अंतर्गत होगा, ठीक है। साइटोलॉजी के अंतर्गत होगा कोशिका का अध्ययन करना या अध्ययन ही हम यहां लिख देते हैं। कोशिका अध्ययन ही क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो मैंने इस चीज को भी यहाँ पर मेंशन कर दिया है। अच्छा, एक चीज और है, जो ये सेल होती है इसको क्या बोला जाता है? संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई। क्या बोलते हैं? संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई भी बोलते हैं। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल, ठीक है। मतलब क्या है? यहाँ पर जो ये टर्म लिखा हुआ है संरचना व क्रिया, तो संरचना क्या है? अभी जैसा कि अभी मैंने यहाँ पर बताया था आपको कि सेल, फिर सेल के बाद में टिश्यू, एंड देन टिश्यू के बाद में हमने यहाँ पर क्या बताया था? ऑर्गन के बाद में हमने बताया था ऑर्गन सिस्टम बताया था। मैंने क्या बताया था? ऑर्गन सिस्टम बताया था आपको। ऑर्गन सिस्टम के बाद में मैंने क्या बताया था आपको? ऑर्गेनिज्म बताया था। मैंने शायद आई थिंक आपको अभी जस्ट मैंने आपको यही सीक्वेंस, यही फॉर्म आपको बताया था। तो जहां पर आप संरचना देख रहे हैं या क्रिया देख रहे हैं, किसी न किसी संरचना बना रहे हैं, देख रहे हैं आप, ऑर्गन बन रहा है, नाक, कान, मुंह, इन सब का बन रहा है। तो ये संरचना का निर्माण हो रहा है धीरे धीरे करके। जब बहुत सारी सेल्स आपस में जुड़ रही हैं तो टिश्यू के बाद में एक ऑर्गन का निर्माण हो रहा है, और उस ऑर्गन का निर्माण होने के बाद में क्या होता है? एक तंत्र का निर्माण हो रहा है, और वही तंत्र देख रहे हैं। तो यहाँ पर निर्माण की, संरचना की बात हो रही है, तो संरचना का भी काम कर रहा है कौन? ये सेल कर रही है। और जब यही ये जो ऑर्गन है, इस सिस्टम के द्वारा एक ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है, और वही ऑर्गेनिज्म जो है किसी न किसी कार्य को करता है। जैसे कि अगर हमारा एक ऑर्गन हाथ है, तो ये हाथ क्या है? ये किसी न किसी काम को कर रहा है, किसी चीज को कैप्चर करने का, ग्रिप करने का काम कर रहा है। आंखें हैं हमारी, देखने का काम कर रही हैं। तो किसी न किसी काम को किसी न किसी फॉर्म में प्रोसीड करने का काम भी करता है। तो इसीलिए, और ये होता किसके थ्रू है? ये सेल के थ्रू होता है।
और ये चीज आपने यहाँ पर समझी। तो इसको क्या बोलते हैं, संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई बोला जाता है। किसको, सेल को बोला जाता है, संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई बोलते हैं। ठीक है, अब आगे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर और भी चीजों को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। क्या क्या चीजें हैं, तो वहां पर आपने ये पढ़ा कि लिविंग सेल्स के बारे में पढ़ा। तो अब यहाँ पर बात आती है कि लिविंग सेल्स के बाद में यहाँ पर नॉन लिविंग सेल्स, नॉन लिविंग डेड सेल्स के बारे में तो अभी आपने पढ़ा कि रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में डेड सेल्स के बारे में बताया था, उन्होंने खोजा था। और इन्होंने खोजा भी डेड सेल में प्लांट पे, और प्लांट में भी अगर हम देखते हैं तो उन्होंने किस पे सबसे पहले देखा था, जो उसकी जो तने होते हैं, तने के पास में उन्होंने इस चीज के में इस पे स्टडी किया था। और एक आपकी जो एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी बुक में भी आपका एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है कि जो ओनियन का जो ट्रांसफर सेक्शन किया जाता है, ट्रांसफर सेक्शन के दौरान आप उसमें देखते हैं कि उसमें जब माउंटिंग की जाती है, या उसमें जब माउंटिंग होती है, माउंटिंग करने के बाद में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया तो एज इट इज ऐसा ही स्ट्रक्चर हनीकॉम्ब के जैसा दिखाई पड़ा था। ठीक है, और उसके साथ साथ में जब हम यहाँ पर वो चीजें आपने पढ़ी होंगी, और उसके साथ साथ में आपने यहाँ पर एक चीज और देखा कि लिविंग सेल्स, मैंने अभी इसके पहले डेड सेल्स के बारे में बताया, तो यहाँ पर लिविंग सेल्स की अगर हम बात करते हैं तो लिविंग सेल्स की खोज किसने की, ल्यूवेनहॉक ने की थी। ठीक है, ल्यूवेनहॉक ने की थी। ठीक है, ल्यूवेनहॉक ने लिविंग सेल्स की खोज की। जीवित कोशिका के बारे में सबसे पहले अगर किसी ने बताया था तो ल्यूवेनहॉक ने बताया था। किसने बताया था, ल्यूवेनहॉक ने बताया था। ठीक है, ऐसे ही अगर जब हम बात करेंगे तो और भी सारी चीजों को हम जानेंगे कि जो क्वेश्चन बनते हैं हमारे कॉम्पिटेटिव में, वो और कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो वर्ल्ड लार्जेस्ट सेल, वर्ल्ड लार्जेस्ट सेल, विश्व की सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी कोशिका, विश्व की सबसे बड़ी कोशिका, कोशिका किसको बोलेंगे, वर्ल्ड लार्जेस्ट सेल। तो यहां पर ऑस्ट्रिच एग आ जाता है। क्या आ जाता है, ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच एग। ये क्या है, विश्व की सबसे बड़ी सेल जो है, सबसे बड़ी कोशिका जो है, सॉरी, वो क्या है, ऑस्ट्रिच एग है, या इसको क्या बोलते हैं, शुतुरमुर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शुतुरमुर्ग बोलते हैं। तो शुतुरमुर्ग जो होता है, शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है, ये वर्ल्ड लार्जेस्ट सेल है, वर्ल्ड लार्जेस्ट सेल है। तो जब यहां वर्ल्ड लार्जेस्ट सेल की बात करते हैं तो वर्ल्ड स्मॉलेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट सेल की भी बात आती है। तो यहां पर स्मॉलेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट सेल, तो स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है, तो स्मॉलेस्ट सेल है माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। इस माइकोप्लाज्मा को वर्ल्ड की सबसे स्मॉलेस्ट सेल बोला जाता है। तो ये क्यों बोला जाता है, इसको और इसके और भी नाम है, इसको और नाम से भी पूछा जाता है, माइकोप्लाज्मा। दूसरा इसका क्या नाम है, पीपीएलओ इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीपीएलओ बोलते हैं। फिर प्लांट किंगडम ऑफ, या प्लांट किंगडम ऑफ, द जोकर ऑफ प्लांट किंगडम बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, द जोकर ऑफ, द जोकर ऑफ प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम। ठीक है, इस नाम से भी हम इसको जानते हैं। ठीक है, और इसका क्या बोलते हैं, पीपीएलओ। ठीक है, क्या बोलते हैं, पीपीएलओ, या इसका फुल फॉर्म क्या होता है, प्लूरो निमोनिया, प्लूरो निमोनिया, निमोनिया, प्लूरोनिमोनिया लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म या लाइक ऑर्गेनिज्म, सॉरी क्या बोलेंगे, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। ठीक है, इसका स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा, स्टार्टिंग से देखते हैं, लिविंग सेल्स ल्यूवेनहॉक,
मतलब लिविंग सेल्स की जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? जीवित कोशिका की खोज किसने की? जीवित कोशिका की खोज किसने की? लीवेनहॉक ने, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने की थी। उन्होंने बताया था डेड सेल की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी 1565 में। उसके बाद में वर्ल्ड लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच एग। उसके बाद में आपका यहां पर लिखा हुआ है ऑस्ट्रिच एग हो जाएगा। उसके बाद में यहां पर लिखा हुआ है स्मॉलेस्ट सेल ऑस्ट्रिच एग। उसके बाद में यहां पर स्मॉलेस्ट सेल लिखा हुआ है माइकोप्लाज्मा, या इसी को ही हम बोलते हैं द जोकर ऑफ प्लांट सेल। उसके बाद में पीपीएलओ के नाम से जानते हैं। पीपीएलओ का फुल फॉर्म क्या है? प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इतनी चीजें हमने यहाँ पर जानी। आगे हम देखेंगे कि और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि और भी क्या क्या तथ्य इसमें शामिल हैं। तो इतना आप लोगों ने शायद नोट कर लिया होगा। आगे हम देखेंगे कि कौन कौन से और भी तथ्य हैं, उनको भी हम पढ़ लेते हैं। क्या क्या चीजें अभी बाकी रह गई हैं इसमें, देखते हैं आगे। तो यहां पर स्मॉलेस्ट हो गया, लार्जेस्ट हो गया। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं ह्यूमन बॉडी की, तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, तो सबसे बड़ी कोशिका क्या है? तो फीमेल ओवम जो होती है, या हम इसको हिंदी में कहते हैं मादा अंडाणु। क्या बोलते हैं? मादा अंडाणु बोलते हैं। मादा अंडाणु जो होती है वो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताइए, तो वो क्या है? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका फीमेल ओवम होती है। तो ये तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका हो गई। अब ऐसे ही यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होगी? तो सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या होगा? तो सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या होगा? शुक्राणु होगा। क्या होगा? शुक्राणु होगा। शुक्राणु, और शुक्राणु को ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्म बोलते हैं। जो ये स्पर्म होता है ह्यूमन में, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के थ्रू हम जानेंगे। यहाँ पे जब हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पढ़ेंगे तो वहां पर हम जानेंगे। तो ये मेल्स का जो स्पर्म होता है वो क्या है? सबसे छोटी कोशिका है। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी कोशिका अगर हम बात करते हैं तो इसको बोला जाता है। ठीक है, वैसे ही अगर यहाँ पर हम बात करेंगे कि मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका, क्या बात करेंगे? सबसे लंबी कोशिका। तो सबसे लंबी कोशिका का नाम अगर आपसे पूछा जाता है तो सबसे लंबी कोशिका का नाम क्या है? सबसे लंबी कोशिका का नाम है क्या? तंत्रिका कोशिका। क्या है? तंत्रिका कोशिका। अब बात आती है कि ये तंत्रिका कोशिका आखिर क्या है। इस तंत्रिका कोशिका के बारे में हमें जानना जरूरी भी है, क्योंकि हमारे सिलेबस में और हमारे जो 9th 10th में भी है इसका दिया हुआ है। तो जो 9th 10th के भी बच्चे हैं वो भी समझेंगे। हम इसको डायग्राम के थ्रू आपको बताएंगे कि मनुष्य के शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका है। इस तंत्रिका कोशिका को ही बोलते हैं, या हम इसको एक और भी नाम से हम जानते हैं तंत्रिका कोशिका ना कहकर के। अगर यहाँ पर न्यूरॉन भी लिख करके आ जाएगा तो वो भी इसका सही ऑप्शन माना जाएगा। न्यूरॉन भी क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर हम न्यूरॉन का जरा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि कैसा होता है न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, और उसके बारे में भी हम कुछ चीजों को समझ लेते हैं। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे यहाँ पे कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसके बारे में, उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं और ये कैसे इंटरकनेक्टेड। देख रहे होंगे कि आप नीचे पैर से लेकर के सिर तक आपस में आपस में कनेक्शन है। और अगर आप देखते हैं रिफ्लेक्स एक्शन की बात करते हैं तो रिफ्लेक्स एक्शन भी होता है और सारी क्रियाएं भी होती हैं। तो ये आपस में ये जो प्रतिवर्ती जो क्रियाएं होती हैं, रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब होगा प्रतिवर्ती क्रियाएं जो होती हैं, ये आपस में न्यूरॉन्स के आपस में कनेक्ट होने से होता है। ठीक है, न्यूरॉन्स के आपस में कनेक्ट होने से होता है, जो कि संदेश ले जाने का काम करते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे कि न्यूरॉन कैसे होते हैं, कुछ इस तरीके से बने होते हैं।
ऐसे होते हैं, ठीक है। यहां पर इस तरीके से ये हिल्लॉक है, ये हिल्लॉक के बाद में ये देख रहे हैं ऐसे, इस तरीके से ये सिनेप्टिक नॉब्स हो गई, ये सिनेप्टिक नॉब्स हो गई। ये साइटोन वाला इसमें न्यूक्लियस हो गया, यहाँ पर फ्लूइड होता है, ये हिल्लॉक वाला पोर्शन होता है, इसको बोलते हैं साइटोन। इसको क्या बोलते हैं? साइटोन बोलते हैं। और ये जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं डेंड्रॉन, डेंड्रॉन बोलते हैं। और ये जो पार्ट होता है ये होता है एक्सॉन, ठीक है। और यहाँ पर बहुत सारी क्या निकली हुई होती हैं? डेंड्राइट्स होती हैं। ये क्या होती हैं? डेंड्राइट्स होती हैं। ये इस तरीके से ये जो होती हैं ये डेंड्राइट्स होती हैं। इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स बोलते हैं, ठीक है। इन्हें डेंड्राइट्स बोलते हैं। तो ये बेसिकली 3 पार्ट इसमें होते हैं न्यूरॉन में। इसमें बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। क्या होता है? साइटोन होता है, डेंड्रॉन होता है और एक्सॉन होता है। इसी में ही न्यूरिलेमा होती है, नोड ऑफ रेनवियर होता है। वो भी हम जब पढ़ेंगे, जब हम आगे इसको डीपली समझेंगे, तब हम वहां पर इन चीजों को भी हम मेंशन करते हुए चलेंगे। तो आई होप आपने इतनी बात समझ ली होगी न्यूरॉन के बारे में। अब इसमें भी इस न्यूरॉन में देखिए क्या, क्योंकि ये लंबी क्यों हो गई, क्योंकि इसका जो इंटीरियर पार्ट होता है, इंटीरियर पार्ट में ये जो डेंड्राइट्स होती हैं वो सेकेंडरी न्यूरॉन, अब इस न्यूरॉन के बहुत सारे क्लोन होते हैं, बिलियंस में हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। और इसमें जो प्राइमरी न्यूरॉन होता है वो सेकेंडरी न्यूरॉन से क्या होता है? कनेक्ट होता है। ये कनेक्ट कैसे होता है कि जो प्राइमरी न्यूरॉन होता है, इस प्राइमरी न्यूरॉन की डेंड्राइट्स जो होती हैं, ये देख रहे हैं आप कैसी हैं, एकदम मतलब पिन लाइक है। और ये पिन क्या होती हैं कि इसी तरीके से एक दूसरा न्यूरॉन होगा, उसकी डेंड्राइट्स, प्राइमरी न्यूरॉन की डेंड्राइट्स और सेकेंडरी न्यूरॉन की सिनेप्टिक नॉब, इसको क्या बोलते हैं? सिनेप्टिक नॉब या सिनेप्टिक घुंडियां भी बोलते हैं हिंदी में। तो सिनेप्टिक नॉब में जाकर के क्या हो जाती हैं? इन हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये आपस में क्या होती हैं? कनेक्टेड होती हैं। जब ये कनेक्ट होती हैं तो क्या होता है कि ये संचार का काम भी करती हैं। तो एक दूसरे से कनेक्ट होने के बाद कारण इसको क्या बोला जाता है कि मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है? तंत्रिका कोशिका है। तांत्रिका नहीं, तंत्रिका कोशिका है। तंत्रिका कोशिका को हम क्या बोलते हैं? मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका बोला जाता है। ये हो गया हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट। हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट में सेल के स्ट्रक्चर के बारे में अभी हमें पढ़ना बाकी है। अब इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी? इस सेल के बारे में पढ़ा कि इसको संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई बोला जाता है। लिविंग सेल्स की खोज किसने की? नॉन लिविंग सेल्स की खोज किसने की? फिर एक चीज और यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं, यहाँ पर एक चीज और क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है कि सेल थ्योरी की बात पूछी जाती है। इसके बारे में सेल थ्योरी, सेल थ्योरी, सेल थ्योरी का मतलब हो गया कि कोशिका सिद्धांत। किसके बारे में? कोशिका सिद्धांत। तो कोशिका सिद्धांत जो है वो किसने दिया? कोशिका के बारे में बताया, कोशिका सिद्धांत किसने दिया? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये पूछा भी जाता है। तो किसने दिया था? स्लाइडेन, स्लाइडेन एवं स्वान, एवं स्वान। ये 2 वैज्ञानिक ऐसे थे जिन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया था, कोशिका के बारे में बताया। और इन्होंने इस सिद्धांत में क्या कहा? इन्होंने ये कहा कोशिका सिद्धांत में कि जो पुरानी कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, जो पुरानी कोशिकाएं होती हैं उन्हीं से ही नई कोशिकाओं का क्या होता है? निर्माण होता है। उसी से ही नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये चीज उन्होंने बताई थी। किसने? स्लाइडेन एवं स्वान ने बताया था अपने कोशिका सिद्धांत में। और कोशिका क्या क्या काम करती है, कैसे इसका फॉर्मेशन हुआ, इनके बारे में भी इन्होंने ही बताया था। कोशिका के बारे में स्लाइडेन और स्वान ने बताया था, ठीक है। एक जर्मन वैज्ञानिक है यही स्लाइडेन, और इन्होंने ही सेल थ्योरी दी थी। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया हुआ है। तो आई होप आपको आज ये इंट्रोडक्टरी पार्ट में कोशिका के बारे में ये सारी चीजें आपको जानने को मिली कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया। तो ये भी आपको समझ में आया। सबसे लंबी कोशिका, मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, ठीक है। वर्ल्ड की, विश्व की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है या किसको कहा है। फिर अगर सबसे छोटी कोशिका की अगर हम बात करते हैं तो सबसे छोटी कोशिका क्या है? माइकोप्लाज्मा है। माइकोप्लाज्मा को और भी किस नाम से जाना जाता है?
तो द प्लांट किंगडम ऑफ द जोकर ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से भी हम इसको जानते हैं, या पीपीएलओ के नाम से भी हम इसको जानते हैं। पीपीएलओ का मतलब हो गया प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इस नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा गया है। इनफैक्ट वीडियो का जो पूछा गया है विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर का, तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। यूपी ट्रिपल एससी में भी ये क्वेश्चन कोशिका चैप्टर से बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये पुटअप होते हैं। और मैं आपके सामने जो क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा पूछे गए हैं, मैं उन्हीं क्वेश्चंस को आपके सामने यहाँ पर प्रोसीड करता हूं, या फिर जो एनसीईआरटी बुक में जो और भी क्वेश्चंस उसमें से पुटअप होने की संभावना है, मैं उन एनसीईआरटी बुक को पढ़कर उनको पढ़ करके मैं आपके सामने उन चीजों को, उन फैक्ट को आपके सामने रखता हूं, ताकि आप भी उन चीजों को जानें, उसको समझें। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलें।